जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं कुछ बेसिक भूगोल के प्रश्न उत्तर जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। भूगोल का जनक कौन है, यहाँ पर ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिपार्कस या हिकैटियस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास हेरोडोटस, हिकैटियस, हिपार्कस या इरेटोस्थनीज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो पहला प्रश्न का उत्तर था वही इरेटोस्थनीज ने किया था। आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का पिता जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जर्मन भूगोल वेता जो है फ्रेडरिक रेटजिल जो मानव भूगोल के जनक पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं हेटनर और जीन ब्रून्स और एच बैरोज या इरेटोस्थनीज। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एच बैरोज ने मानव भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके पेशल, डेविस, पेंक या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डेविस ने भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी को मानकर अध्ययन करने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी IMP कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे वारेनियस या टेलर या कांट ने या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आगे चलते हैं। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है या कौन खोज किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया है कॉपरनिकस, केपलर या गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही जो कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस ने, इनका पूरा नाम है। ये सौर मंडल के बारे में जानकारी दी थी कि पृथ्वी जो है उस केंद्र है और उसको पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि ये सभी ग्रह जो हैं सौरमंडल के बारे में जानकारी बताया। और ये ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं बीच में अपनी एक कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो कॉपरनिकस ने जानकारी दी थी सौरमंडल के बारे में। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो सभी जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कौन कौन सा ऑप्शन है, ग्रह कहते हैं कि उपग्रह कहते हैं, पुंछल तारा की सभी कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है अपनी कक्षा में गति करके गोल में परिक्रमा कर रहे हैं वृत्तीय कक्ष में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है वो ग्रह कहलाते हैं और इन ग्रहों के चारों तरफ जो घूमता है वो उपग्रह होता है, अभी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है वारेनियस, टेलर, कांट या कार्ल रीटर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कांट ने बताया था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कांट नामक विद्वान ने बताया था। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में यहाँ पर आप देख सकते हैं सौर मंडल में कितने ग्रह हैं कुल। तो सौर मंडल में यहाँ पर ऑप्शन है कि 12 है कि 10 है कि 9 है कि 8 है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ग्रहों की संख्या यहाँ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन 8 ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर पहले 9 ग्रह थे लेकिन यम जो था अपनी कक्षाओं में से जो ग्रह की जो इनके लिए जो नियम होता है कि अपनी कक्षा में घूमते रहना है गोलाई में वृत्तीय कक्ष में, लेकिन ये नियम का फॉलो नहीं कर रहा था तो इसको ग्रह नहीं माना जाता अब। तो अब 9 ग्रह की संख्या न मानकर ग्रह की संख्या 8 मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर उपग्रह कहलाते हैं। पुंछल तारा, ग्रह, उपग्रह ये सभी। तो इसमें से उपग्रह जो है जो खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमे तो वो ग्रह है, और जो ग्रह के चारों ओर घूमे वो उपग्रह है। तो यहाँ पर उपग्रह सही ऑप्शन। आगे देखते हैं ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का जो नियम है ये किसने बताया, किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन केपलर हो जाएगा। केपलर ने बताया था ग्रहों की गति का नियम। आगे देखते हैं नॉर्वे एक देश है, इसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 12 अगस्त की, 21 जून, 21 जुलाई या 21 मार्च। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी। आप ऑप्शन है कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रीटर या केपलर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी।
आगे देखते हैं सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहेंगे हम, तो यहाँ पर सभी जानते हैं ये पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को या सूर्य को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आगे देखते हैं एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। अगर कोई एक ग्रह है उसका कक्ष जो सूर्य से अधिकतम दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो पेरिजी या अपसौर या उपसौर या ओपीजी अपोजी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपसौर। अपसौर नाम से उसको जानते हैं कि एक ग्रह अपने कक्ष सूर्य से अधिकतम दूरी जो है उस दूरी को हम कहते हैं अपसौर। आगे देखते हैं एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को जो है क्या कहा जाता है। तो जो अधिकतम दूरी थी न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है उपसौर, अपोजी, अपसौर या पेरिजी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपसौर, और उसको अपसौर कहा जाता था। तो कम दूरी को उपसौर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 89, यानी कि 89 जो हैं अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हैं। आगे देखते हैं पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 5, 8, 4 या 7। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो कहलाती है क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उल्का या अभिनव तारा या धूमकेतु या सभी। क्या कहते हैं ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है, तो उसको हम अभिनव तारा कहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन इमेज में देख सकते हैं, विस्फोट की तरह ये करता है, तो ये अभिनव तारा कहलाता है जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी में से कौन सा एक तारा है। तो पृथ्वी में जैसे पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। तो इसमें कौन तारा है, तो पृथ्वी, शुक्र या सूर्य या चंद्रमा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सूर्य जो है एक तारा है। तो याद रखेंगे कि सूर्य क्या है, जो हमको ऊपर तारे और दिखाई देते हैं तो वो सूर्य से भी दूर हैं, और सूर्य भी एक तारा ही है। तो सूर्य एक तारे के रूप में है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। आगे देखते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना मिनट लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिनट 8 सेकेंड की, 8 मिनट 3 सेकेंड की, 7 मिनट 4 सेकेंड की, 9 मिनट 3 सेकेंड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगभग में लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। आगे देखते हैं सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य का सबसे दूर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बुध है कि प्लूटो है, वरुण है कि बृहस्पति है। तो सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वो वरुण है, सबसे दूर है। आगे देखते हैं यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वरुण है। यहाँ पर सूर्य पीला कलर का आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर ये सूर्य हो गए। यहाँ से जो ग्रहों की संख्या है तो लास्ट में यहाँ पर क्या है, नेपच्यून जिसको बोलते हैं, तो इसको हम वरुण कहते हैं, इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, तो सबसे दूर है। आगे देखते हैं सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सबसे दूर हमने देखा वरुण यानी नेपच्यून, और सबसे निकट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में है बुध की, यहाँ पर प्लूटो की बृहस्पति, प्लूटो है कि बृहस्पति है, यहाँ पर कि शुक्र है या बुध है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है और दूर नेपच्यून यानी वरुण है। तो इन दोनों को याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यहाँ पर ग्रहों की गति का जो इमेज दिखाया जा रहा है आपको। आगे देखते हैं 25 नंबर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। मंगल में कि शनि में कि बुध में कि बृहस्पति में। तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बुध में। आप इमेज में देख सकते हैं ये बुध ग्रह है, इसमें चंद्रमा की तरह ये कलाएं हैं। आगे देख सकते हैं बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है या कितना लगता है। तो ये सबसे नज़दीक ग्रह है तो कम ही समय लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन या 87 दिन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 88 दिन, क्योंकि ये सबसे पास का ग्रह है। यही पृथ्वी की बात करें तो 365 या 66 दिन एक चक्कर पूरा करने में लगता है, जिसको हम एक साल मानते हैं। अगर फरवरी जिस साल लीप वर्ष यानी कि 29 तारीख वाली होती है तो उस समय वो साल जो है 366 दिन का हो जाता है, नहीं तो 365 दिन का होता है। आगे देखते हैं सौरमंडल का अति तीव्र ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि मंगल है, शनि है, शुक्र है कि बुध है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुध जो है सौरमंडल का अति तीव्र ग्रह है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन से में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी सिस्टर ऑफ अर्थ होती है, कौन वो ग्रह होता है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं शनि, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो शुक्र जो है पृथ्वी की बहन के रूप में कहा जाता है शुक्र ग्रह को। आगे देखते हैं दो ग्रह जो हैं ऐसे जिनके कोई उपग्रह है ही नहीं, वो कौन से ग्रह हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कौन से ग्रह हो जाएंगे, पृथ्वी की शनि, शुक्र की बुध, बृहस्पति बुध या मंगल शनि। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना है। आगे देखते हैं किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो सही ऑप्शन इसमें देख सकते हैं पृथ्वी, शनि, शुक्र, चंद्रमा, कौन सा है। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुक्र जो ग्रह है ये शाम का तारा कहा जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा प्रवाहित नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है संसार में कि जिसमें जहाँ से कर्क रेखा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें देखते हैं जायरे, चीन, भारत की या सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जायरे। जायरे एक ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा प्रवाहित नहीं होती है इन चारों ऑप्शंस में से। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से चालू होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यहाँ पर 180 डिग्री की, 120 डिग्री से, कि 270 की 90 डिग्री से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा चालू होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीनविच एक देश में जगह है, शहर है, जो किस देश में है कहा जाए। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है यूके की, हॉलैंड की, यूएसए की, भारत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिनको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। तो ये ग्रीनविच शहर उसी देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का जो अंतर होता है क्या होता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या है, 7 मिनट की, 0 मिनट की, 4 मिनट की, 1 मिनट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 मिनट। यानी एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का जो अंतर होता है 4 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो में पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय, जहाँ से भारत का जो समय लिया जाता है, तो भारत का समय जो स्थान है वो कहाँ से निश्चित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद के नैनी के समीप, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, वहाँ से गुजरने वाली यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को क्या कहा जाता है, भारतीय मानक समय माना जाता है। इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है। बहुत सारा इसमें मिक्स हमने क्वेश्चन लिया है जो बेसिक है, एकदम बेसिक। इसके बाद हम आगे वीडियो में एक एक पर, जैसे कि झील हो गया, पहाड़ हो गया, महाद्वीप हो गया, हर एक चीज़ के बारे में एक एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप इसको बेसिक के तौर पे मान के चल सकते हैं, जिसमें सभी प्रकार के सभी जगह से भूगोल के क्वेश्चन अधिकतर हमने समाहित करने की कोशिश की है। तो अभी चंद मिनटों में समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 36 नंबर पे हम आ गए हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जो है वो सादी सेल से ढका रहता है। तो यहाँ पर 80%, दूसरा ऑप्शन 75% या 95% या 68%। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 75% जो भाग है अवसादी सेल से ढका रहता है। अवसादी चट्टान जिनमें चाक, सेल, मिट्टी, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर शामिल है। तो ये सभी अवसादी चट्टान के उदाहरण है। 75% जो है पृथ्वी भूपृष्ठ का भाग इन सभी सेलों से ढका हुआ है, अवसादी सेल से। आई होप आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोयला जो है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो कोयला किस चट्टान को कहेंगे, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में ये देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित रॉक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक रूपांतरित रॉक नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेनाइट है, कि आकृति है, कि मोती है, कि स्फटिक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यह आग्नेय चट्टान का श्रेणी में आता है, यह उसका उदाहरण है ग्रेनाइट। तो याद रखेंगे रूपांतरित सेल नहीं है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कायांतरित सेल है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रेनाइट, आकृति, मोती या स्फटिक। तो यहाँ पर मोती जो है कायांतरित सेल है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जापान, नेपाल, चीन या भारत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की चोटी सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है वो। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। हमने अभी विश्व में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की थी, और यहाँ पर है कि पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत की लंबी श्रृंखला है, वो सबसे विश्व में कहाँ है बड़ा।
तो यहाँ पर ऑप्शन है एंडीज की, अलास्का, हिमालय की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा पर्वत जो है विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला के रूप में माना जाता है? तो एंडीज पर्वत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। आगे देखते हैं संसार का सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? तो यहाँ पर किलायु सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी किलायु का इमेज है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।